हेलो एवरीवन, डॉक्टर फातिमा हेयर। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ब्रोंकिएक्टेसिस। अब ब्रोंकिएक्टेसिस में होता क्या है? बेसिकली इसमें ब्रोंकाई इफेक्ट हो रहे होते हैं। कोई भी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन पेशेंट को चल रहा है, उस वजह से ब्रोंकियल वॉल्स ना डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जब वो वॉल्स डैमेज हो गई तो उसके बाद ना ब्रोंकाई परमानेंटली जो होता है ना और अब नॉर्मली डायलेट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये एक आपने पॉइंट इसमें याद रखना है कि डायलेट कर रहे हैं ब्रोंकाई। अब इस वजह से होता क्या है कि जो सिक्रीशंस होती है ना, उनकी ड्रेनेज इम्पेयर्ड हो जाती है। अब सिक्रीशन एक जगह पे पड़ी हुई है तो इन्फेक्शन उस जगह पे बार बार होता जाएगा। अब इसके लिए ना हमें कॉजेज़ रूल आउट करनी होती हैं कि इसकी कॉजेज़ हैं क्या। वो हम हिस्ट्री पे देखते हैं कि पेशेंट को ये मतलब हिस्ट्री लेते हैं ताकि रूल आउट करें कि ये वाली कॉज तो नहीं है। ठीक है, अब जो हमने इसमें पूछना होता है ना, हमने एक तो मतलब वायरल भी कॉजेज़ हो सकती हैं इसकी, बैक्टीरियल भी हो सकती हैं। वायरल के अंदर पेशेंट को मीज़ल्स की हमने हिस्ट्री लेनी है, वुपिंग कफ की लेनी है। ठीक है, बैक्टीरियल के अंदर क्या क्या रहता है? स्टैफ इन्फेक्शन है, एच इन्फ्लुएंज़ा जो है ना वो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, ये एमसीक्यू भी आ रहा था कि एच इन्फ्लुएंज़ा जो है। बाकी स्टैफ भी हो सकते हैं, स्ट्रेप भी हो सकते हैं, सूडोमोनास भी। ठीक है, लेकिन एच इन्फ्लुएंज़ा मोस्ट कॉमन है। बाकी हमने पेशेंट को टीबी की भी हो सकती है हिस्ट्री, ये हमने लेनी है। ठीक है, कोई इन्फेक्शन वैसे चल रहे हो सकते हैं, कोई लंग एब्सेस हो सकती है। ये कॉजेज़ हैं जो कि हमने हिस्ट्री में भी रूल आउट करनी है। कोई नमूनिया की कंप्लेन हो सकती है पेशेंट को पहले, कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है, या ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये स्नैरियो के अंदर भी आ जाए तो आपको ब्रोंकिएक्टेसिस पिक हो। ठीक है, फिर एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस भी हो सकता है इसकी कॉज। ठीक है, ये इम्यूनो डेफिशिएंसीज हैं, एड्स हैं, ल्यूकीमियाज हैं, लिम्फोमाज हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने रूल आउट करनी है और हिस्ट्री लेनी है पेशेंट से, डिटेल हिस्ट्री। ठीक है, अब पेशेंट जो है इसका प्रेजेंट कैसे करेगा? प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या होगी पेशेंट की ब्रोंकिएक्टेसिस वाले की? अब इसके अंदर जो है ना, एक तो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होता है, प्रोडक्टिव कफ हो सकती है उसको। ठीक है, साथ में उसका हेमोप्टेसिस के इशू भी हो सकता है। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या चेस्ट पेन, इन इश्यूज़ के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। अब अगर हम उसके साइंस देखें, ठीक है, साइंस क्या होते हैं? पॉजिटिव फाइंडिंग हमने पेशेंट में देखनी है। तो अगर हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें ना, तो इन वाले पेशेंट्स के अंदर क्लबिंग पॉजिटिव होती है। इन पेशेंट के अंदर हमें क्लबिंग नहीं दिखेगी। ठीक है, और अगर हम स्पेसिफिकली चेस्ट की बात करें तो उसके अंदर हमें ना क्रेफ्ट्स मिलते हैं, कोर्स क्रेफ्ट्स। ठीक है, और समटाइम्स साथ में रोंकाई भी मिल सकते हैं। तो ये होगी बात साइंस की। अब हमने इन्वेस्टिगेशंस क्या करवानी है? अगर तो ब्रोंकिएक्टेसिस का पेशेंट आ गया है तो उसके अंदर हमने इन्वेस्टिगेशन रेस्पिरेटरी का पेशेंट है तो उसके अंदर हमने चेस्ट एक्सरे की अगर हम बात करें ना, तो चेस्ट एक्सरे के अंदर हमें इसमें जो फाइंडिंग नज़र आती है, जो लेफ़्ट लोअर जोन होता है ना, उसके अंदर हमें ट्रैम लाइंस नज़र आती हैं इस पेशेंट की। ठीक है, अच्छा, अब जो इसका डायग्नोस्टिक जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट है वो है हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन हमने करवाना होता है। ये एमसीक्यू भी बन सकता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसके अंदर आपने क्या याद रखना होता है? इसके अंदर एक तो रिंग अपेयरेंस आ सकती है। ठीक है, इस शेप की रिंग लाइक। ठीक है, और दूसरी ट्रैम ट्रैक अपेयरेंस आएगी। ये एमसीक्यू भी आ सकता है, और अगर वार्ड में कोई पेशेंट है तब जो है ना उसके सिटी पे फाइंडिंग ये पिक हो सकती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की बात होगी। अब अगर हम ट्रीटमेंट देखें ना, तो ट्रीटमेंट क्या होगा ब्रोंकिएक्टेसिस वाले पेशेंट का? इसमें चेस्ट फिजियोथेरेपी जो होती है ना विद पोस्चरल ड्रेनेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें
ये करनी कैसे होती है हमने, क्योंकि पेशेंट जब हमने डिस्चार्ज करना है तो उसको साथ में हमने काउंसलिंग करनी होती है कि अपने चेस्ट फिजियोथेरेपी करते रहना है, ताकि सेक्रीशंस जो होती हैं इसकी, क्योंकि बेसिस पे एक्यूमुलेट कर रही होती हैं, तो ताकि वो साथ साथ फिजियोथेरेपी से रिमूव होती जाए, वरना उसमें दोबारा इन्फेक्शन होता जाएगा। अब उसमें हमने पेशेंट को बताना होता है कि आपने जो है ना, जैसे सजदे की पोजीशन में जाते हैं ना, पेशेंट सजदे की पोजीशन में जाएगा और दूसरा जो अटेंडेंट होगा ना, उसने उसकी कमर पे ऐसे थपकियाँ देनी होती हैं। उससे तो जो बेसिस में सिक्रीशंस इकट्ठी होती है ना, वो पेशेंट फिर कफ के थ्रू बाहर, मतलब स्पुटम के फॉर्म में फिर बाहर आ जाता है वो सारा कुछ जो होता है। ठीक है, एक जो चीज़ चेस्ट फिजियोथेरेपी होगी। दूसरी चीज़ हो गई, इनहेल ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं। ठीक है, अच्छा फिर थर्ड चीज़ ये होती है कि इसके अंदर अगर तो हमें हमने जैसे इन्फेक्शंस की बात की थी, तो इन्फेक्शन में अगर हमें सब पेशेंट को प्रोडक्टिव कफ है ना, तो अगर हमने स्पुटम के ऊपर हमें कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं मिल रहा है, ठीक है, कल्चर या उसके ऊपर राम स्ट्रेनिंग हमने करवाई है उस, तो फिर हम उसको एम्पेरिकल ट्रीटमेंट हमने एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा देनी होती है, लाइक हम एमोक्सिसिलिन दे सकते हैं, सेकंड थर्ड जनरेशन हमने स्फेलोस्पोरिन पेशेंट को स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक हो गया। तो ये आज का टॉपिक था ब्रोंकिएक्टेसिस। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।